हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग घटना चक्र से आज स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में आधुनिक भारत इतिहास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र से पूरा हो चुका है। आप सब लोग जो भी नहीं देखे हैं पूरा उस वीडियो को देखने का प्रयास करें और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा सभी एग्जाम के लिए। आने वाले जितने भी एग्जाम में बीपीएससी हो गया, जितने भी एग्जाम में सभी में फ़ायदा होगा। आज हम सब लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी को देखते हुए। आज स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र से। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले यही होगा। देखिए, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर कब आया था? 20 मई 1498। 20 मई 1498 को पहुंचा था। किसके सहायता से पहुंचा था? ये जो अहमद इब्न मजीद के सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था 20 मई 1498। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। कौन स्वागत किया वास्को डी गामा? जेमोरिन कहाँ का शासक था? कालीकट का शासक था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, ठीक ना, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहित मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। बताइए, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। और कब आया भारत? ये 1505 में आया। व्यापारिक हितों के प्रक्षेप में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। बताइए, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया? अल्मीडा। इसी को क्या बोलते हैं? नीला जल नीति। अल्मीडा के बाद कौन आया गवर्नर? अल्फोंसो द अल्बुकर्क। कब आया? 1505 में। अल्मीडा आया 1505 में और अल्बुकर्क 1509 में आया, ठीक ना। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। मतलब कि गोवा किससे छीनकर अपने अधिकार में? यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। कौन? अल्बुकर्क ने। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज पर अल्बुकर्क ने कब अधिकार किया? 1515 ईस्वी में। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से नीनो डी कुन्हा था। अल्बुकर्क के बाद कौन आता है? नीनो डी कुन्हा। पहले कौन आता है? पहले आता है ये क्या बोलते हैं? अल्मीडा। तब उसके बाद अल्बुकर्क, तब नीनो डी कुन्हा। 1515 में। हाँ, यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक कौन रहा? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेन यात्री कोलंबस ने, अमेरिकी की ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने, ऑस्ट्रेलिया के तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किसका खोज किया था? भारत का। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। अब ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया के तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड तथा न्यूजीलैंड का खोज किया था। वान डीमंस लैंड वर्तमान में क्या है? तस्मानिया। वर्तमान में तस्मानिया, ठीक है। और देखिए, पुर्तगाल के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। पुर्तगालियों का पहला कोठी कहाँ खोला गया था? 1503 ईस्वी में कोचीन दुर्ग में। हाँ, कोचीन के दुर्ग में 1503 में कोचीन में करवाया गया था, ठीक ना। अज्जी दीवी एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसीसी दे अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। कौन? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मतलब पुर्तगाली थे। अल्मीडा ऐसा बोला जाता है, पुर्तगाली। हाँ, मध्यकाल में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम देखिए। यूरोपीय व्यापारिक
कंपनियों का आगमन का क्रम देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल आता है, वही पुर्तगाली, तब डच, हाँ, तब अंग्रेज, तब डेन, तब फ्रांसीसी। इसको ऐसे याद रखिए, PDADF, PDADF। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी आया, ठीक ना। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कब आया था? 1498 में, और सबसे अंत में 1961 में वापस गया। उसको मतलब करवा दिया देश आजादी के बाद भी था। हाँ, गोवा में उसका अधिकार गोवा था। अधिकार, पूरा गोवा का अधिकार। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। मतलब 1961 में गोवा का पुर्तगाल गवर्नर जनरल मैनुएलो एंटिवो वसालो ए सिल्वा था, ठीक ना। 1958 से 1961 तक यही आदमी था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुआ था उस समय गोवा का गवर्नर कौन था? वो मतलब सिल्वा। हाँ, जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। भारतीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पहला फैक्ट्री कोचीन, पुर्तगाली ने पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1503 ईस्वी में कोचीन में, और दूसरा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है। कब? 1505 में। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1534 में बंगाल के गयासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिया। कब? 1534 में। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या किया? हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली बंदी बना लिया। कासिम बाजार को फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनोती को चुना। सुतनोती कहाँ था? कलकत्ता कलकत्ता का स्थल। देखिए, कोच्चि जो है 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। कोच्चि 1814 ईस्वी में किस ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ? कौन? कोच्चि। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने किस कंपनी का स्थापना किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसने किया था? मर्चेंट ऑफ लंदन मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने कब किया था? 1599 ईस्वी। बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 ईस्वी में। हाँ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ दिया हुआ है 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करा किया था। हाँ, उसके बाद पूछेगा तो 1599 डायरेक्टली अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600। देखिए, दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के अधिकार प्राप्त पत्र दिया था। 1600 में इसका अधिकार प्राप्त दिया कौन? ब्रिटेन की रानी। 1599 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन 1600 में इसको मान्यता दिया ये ब्रिटेन की रानी, ठीक है। 15 वर्षों के लिए मान्यता दिया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। जी, सही बात। अकबर ने लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1593 में लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। किसके कार में? जहांगीर के शासनकाल में 1611 ईस्वी। कहाँ? मछलीपट्टनम में। कैसा स्थापित? अस्थायी किया था 1611 में। फिर देखिए, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना
अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। हाँ 1613 ईस्वी में सूरत में जो कारखाना खोला था ना अंग्रेजों का, अस्थायी प्रथम अस्थायी था। अस्थायी कारखाना था। हाँ। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सूरत में डच द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? 1616 ईस्वी में। हाँ 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी किससे हुआ था? कैथरीन से। हाँ 1661 में। कब हुआ था? चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह कब हुआ था? 1661 में। कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। मुंबई जो है ना चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में दे दिया गया, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कब? 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में मुंबई और पश्चिमी तट के मुगल बादशाह को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजी गवर्नर जॉन चाइल्ड। हाँ, इसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? 1746-1748। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। मतलब वह जो है ना कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था ना वह ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का युद्ध था ना उसी युद्ध का यहाँ विस्तारित मात्र, मतलब यहाँ विस्तार हुआ था, उसी युद्ध के लिए यहाँ लड़ाई हो रहा था। गृह सरकारों के आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कब? 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कौन युद्ध? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। पूछेगा कि कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना ही अंग्रेजों ये इसका तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉम नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते हुए कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मतलब एक्सला-सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संधि से मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया? हाँ, तो कौन होता है? एक्सला-सापेल। कब? 1748। और जो मद्रास किसके हाथों में चला गया? अंग्रेज के हाथों में। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही थे जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वां के मंत्री कलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लुई 14वें के मंत्री कलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। और किसके द्वारा? लुई 14वां के मंत्री था एल्बर्ट। स्थापना होता है 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटेशन कहा गया। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1667 ईस्वी में किसके द्वारा? फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व एक अभियान दल भारत के लिए रवाना होता है जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने का स्थापना करता है। 1668 ईस्वी में क्या करता है? पहले व्यापारिक कारखाने का स्थापना करता है 1668 ईस्वी में। कारो गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त
अधिकार पत्र प्राप्त कर अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी का स्थापना करता है। 1669 ईस्वी में दूसरी जो है ना कोठी का स्थापित करता है मछलीपट्टनम। हाँ 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करता है। 1668 में हाँ 1669 में 1669 में ये मछलीपट्टनम में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डच ने सबसे पहले मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना लगाया था। हाँ डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। डचों की बंगाल में पहली कंपनी 1627 में पूछेगा। डच जो है डच बंगाल में अपना कब सबसे पहले 1627 पिपली में। पिपली इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। पिपली से कहाँ चला गया? कुछ बालासोर चले गए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में हुआ। बंगाल में डच का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में, लेकिन बंगाल में 1627 ईस्वी में खोल दिया था पिपली में। लेकिन इसके बाद बालासोर चला गया। उसके बाद 1653 ईस्वी में सही रूप से उसका जो है ना मतलब संचालन होने लगा, जब इन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित किया था। चिनसुरा में अपना कंपनी स्थापित किया, तब से इसका कंपनी चलने लगा। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। गुस्तावुस फोर्ट के नाम जानते थे माने चिनसुरा को। हाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आता है, डच आता है, अंग्रेज आता है, डेन आता है, फ्रांसीसी आता है। जबकि इनकी कंपनियों का स्थापना वर्ष अलग अलग मतलब कंपनी के पहले जैसे जैसे वो आता है आगमन सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले पुर्तगाली का, डच का, अंग्रेज का, तब डेन का और तब फ्रांसीसी का। लेकिन इसके कंपनियों का जो है ना स्थापना अलग अलग हो जाता है। जैसे सबसे पहला कंपनी होता है पुर्तगाली का 1498 में, दूसरा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी डच का 1602 में। उसके बाद किसका होता है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में। नहीं अंग्रेजी सही है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 16। तब डेन का होता है 1616 में। तब कंपनी देश ओरिएंटेशन 1664 में होता है। मतलब फ्रांसीसी का कि नहीं? फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आता है। हाँ फ्रांसीसी। देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1498 में। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति संबंधित है? अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला थे पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भारत कब आता? 1498। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत का कौन था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। बताइए निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जेमोरिन किया। यही मसाला का खूब बगान दिया था जिससे कि बहुत सारा पैसा हो गया था। अच्छा बताइए वास्को डी गामा कहाँ का था? ये पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस तो स्पेन का। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था जो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ग्रेटर ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का। बताइए भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा कब्जा किया। 1498 में गोवा पर अधिकार तो आया था ना। अधिकार तो 1505 ईस्वी में करता है। 1505 में पहला गवर्नर बनता है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम लगाया। ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में यूरिशा में पहला कारखाना लगाया। सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये भी सही है। 1746 में कर्नाटक युद्ध हुआ था। हाँ बताइए पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? कोचीन में। किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाल।
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई है वह है हुगली बंगाल हुगली। ये बंगाल के निम्न बताइए, हुगली बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। देखिए, ये बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। ये 65वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चॉर्नॉक। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम? मद्रास में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? डच। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी डच हो गया। अब देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था क्या था? देखिए, ऑप्शन 1 में भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी में कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी में भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। सही, सब सही है। कारण था कि भारत के सब सही। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। किसको? लिवेंट कंपनी को ना। लिवेंट कंपनी को 1600 में 1593 मतलब 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आज वो अकबर के द्वारा, अकबर जो अकबर ने ऑर्डर दिया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था। 1505 से कितना? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर 1613 ईस्वी में ये किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगाली को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने 44वां बीपीएससी में। देखिए कहाँ से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेज ने। वर्ष 1683 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। क्योंकि कैथरीन का ब्याह हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के लिए किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797। उत्तर प्रदेश के किले पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का 1797। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस अंग्रेजी गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। बच्चा था इसलिए निष्कासित कर दिया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध सूची 1 और सूची 2 का बोलता है मिलान करने के लिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से अंत होता है? और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है पेरिस की संधि से होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक। और प्रथम युद्ध ब्रिटिश की हार होती है। प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश की हार होती है। हैदर अली जीत जाता है। हाँ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-47, कर्नाटक का द्वितीय 1750 से 52, यह गलत है। 1759 से 1749 से 1754 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1749 से 54। ठीक है, 1749 से 54 नहीं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। हाँ, देखिए क्वेश्चन है आईएएस में
1996 में पूछा हुआ है। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। कौन? डुप्ले, यही ना था डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में सबसे फ्रांसीसी। बताइए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। मतलब लुई 14वें के एक मतलब अति काल किया। में एक था इटली। मंत्री था, मरले था, हाँ। मरल्टन कुछ करके नाम था। लुई 14वां का जो था ना, मंत्री था ना वो। हाँ, क्या नाम था उसका? कॉलबर्ट द्वारा कॉलबर्ट। 1664 में कॉलबर्ट यहाँ दिया हुआ है। कॉलबर्ट। किसने फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबर्ट कॉलबर्ट। था। बंगाल में निम्न में से कौन कारखाना डचों ने स्थापित किया था? हाँ, डच एगो चिनसूरा में और हुगली में भी किया था। बंगाल में। इसमें दोनों दे दिया। दो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब किया था? पटना में। बीपीएससी 65वां बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 1632 में किसका शासन था? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि, बताइए, फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्योंकि अंग्रेजों का फौज क्या था? अंग्रेजों की फौज अंग्रेजों का फौज शक्तिशाली थी। शक्तिशाली। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम बताइए। हाँ, पहले आया था, आप ले लीजिए ना, पहले पुर्तगाली। ऑप्शन के अनुसार इसमें आइए। फ्रांसीसी हो गया, हाँ, पहले पुर्तगाली आया, तब डच हो डच, गया। तब अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। हाँ। बताइए तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ करता था। बिहार हो गया। सबसे ज्यादा तो यही देता था। हाँ, बताइए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार। ये देखिए 40वां और 47वां बीपीएससी दोनों पूछा हुआ है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीयों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। सबसे अंत में कौन आया था? इंग्लिश फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी। इसका आंसर इंग्लिश का दिया हुआ है जी। फ्रांसीसी है। बताइए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? मछलीपट्टनम था ही, आगरा था। देखिए, इसमें ऑप्शन है नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, बी नंबर में सूरत, भरूच, आगरा, सी नंबर में कोच्चि, अहमदाबाद, पटना। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी आंसर होगा। पटना में 1632 ईस्वी में। अच्छा, बताइए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगठित है, हाँ। परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? कौन बोला था? डीवी मैकाले ने। टीवी मैकाले। मैकाले ने बोला था। ठीक है, टीवी। हाँ, टीवी मैकाले ने। इस तरह से हो गया ये। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। नवाब करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में दिया हुआ है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। और इसका शासनकाल कब से कब था? 1717 से 1727। 1727 मुर्शिद कुली खान का। इसे अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ढाका से मकसूदाबाद बनाया। और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ किया। भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था किसने? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने इजारा व्यवस्था किसने लाया था? इजारा व्यवस्था लागू करने वाला मुर्शिद कुली खान था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। कौन बोला था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अंग्रेजों का यूरोपियों की तुलना किया था। यूरोपियों का तुलना मधुमक्खी किसने किया था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। छुइएगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, और नहीं छुइएगा तो शहद देगा। हाँ, छुइएगा तो मैंने काट काट के भमोड़ देगा। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। दोहित्र मतलब नौती होता है। दोहित्र ना थे। हाँ, दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र नहीं पढ़े थे? नहीं। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र कौन था? दोहित्र मतलब सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। कहाँ का? बंगाल का। किसका दोहित्र था? अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान का दोहित्र कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला।
ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में 20 जून 1756 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक ना। J.Z. हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था, और बाकी सब खत्म हो गए। J.Z. हॉलवेल के अनुसार 18 फीट लंबा तथा 14 फीट और 14 फीट 10 इंच चौड़ा कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंदी कर दिया और अगले दिन उसमें केवल 23 व्यक्ति ही बच पाया। अगले दिन उसमें से केवल कितना व्यक्ति बचा? 23 व्यक्ति बच गए। उस छोटा सा कमरा में कितना व्यक्ति को ठूस दिया? 146 व्यक्ति को ठूस दिया, उसमें से मात्र 23 व्यक्ति बचा। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्लैक होल की घटना कौन करवाया था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किसका दोहित्र था? अलीवर्दी खां का। हाँ, ठीक है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। देखिए, ये अभी नहीं हारता सिराजुद्दौला, उसको धोखा दे दिया गया। हाँ, सेना से धोखा दिया। क्या बहुत अच्छा नाम था इनके साथ में जुड़ा था, मीर तो उसके तरफ मीर कासिम। भारतवर्ष देखिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है कि जिसने प्लासी का युद्ध बताइए तो 1757 में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। यहीं से तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी क्या बोले फिर से? प्लासी का युद्ध मैदान जो है ना, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यही क्वेश्चन था, बने हुए नहीं कि मार के आया झलम बनी। देखिए छोड़ दिए। देखिए क्लाइव जो है ना, भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तथा 1765 से 1776 ईस्वी तक 1767 ईस्वी 1765-1767 ईस्वी तक रहा। क्लाइव भारत में गवर्नर के पद सुनिए ना, क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहा? 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि किया। हाँ, सही बात है। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, हाँ, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। हाँ, उसको तो हरा दिया गया, मार दिया गया, ठीक ना। तो शुजा-उद-दौला के साथ इसने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की। 1765 अंग्रेज सैनिकों के एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। लुटेरा राज के बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्लाइव के द्वारा। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाने जाते थे। विलियम पीट का यह कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। हेवन मतलब कि विलियम पीट का क्या कहना था क्लाइव के बारे में? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक है। किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। देखिए अब आता अलीवर्दी खां। विलियम पीट के द्वारा कहा गया क्लाइव को। देखिए अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1730। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम क्या था? सबसे योग्य था। पूर्णिया था रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले लिया गया। कौन? मीर कासिम। ये अपनी राजधानी कहाँ लिया? मुंगेर ले। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक न हो सके। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने क्या किया? हम अपना जो सेना बनाएंगे यूरोपीय पद्धति पर बनाएंगे सेना। इसके द्वारा मुंगेर में उन्होंने तोप तथा तोपेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। मुंगेर में जो है वो कारखाना खोल दिया बंदूक अभी भी है वहाँ पे। हाँ, इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया।
हाँ परास्त इधर किया। तिरगुट सेना है, उधर और ये हेक्टर। हेक्टर मुनरो था। देखिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम के और अवध के नवाब शुजाउद्दौला हाँ। तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। आलम द्वितीय हाँ। को सम्मिलित सेना को कहाँ में परास्त किया? बक्सर के बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया अंग्रेज ने अंग्रेजों। 1764 22 अक्टूबर 1764 में। हाँ, इस युद्ध में अंग्रेजी की कमान कौन संभाल रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के हाथ में था। और इस युद्ध के समय वेनिस्टार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेनिस्टार्ट था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेजों को कब से माना, किस युद्ध से माना गया कि अंग्रेज अब पूरा भारत में अब राज करेगा? बक्सर की युद्ध से। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का यह युद्ध भारत इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 में। इसमें शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में शाह आलम को रखा गया। ये पूछेगा कि अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला प्रथम शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल था। आगे मिल जाएगा। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। मतलब इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, उसको किसको दे दिया? शाह आलम को। और 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। कंपनी को मिल गया सारा। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अस्थायी रूप से किसको मिल गया? कंपनी मतलब अंग्रेज को मिल गया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। ये याद रखिए, कंपनी ने दीवान कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए किसको रखा था? मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए सिताब राय को रखा था। राजा सिताब राय को दीवान के रूप में रखा था बिहार के लिए। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम को क्या किया गया? अंधा करके छोड़ दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गया। शाह आलम द्वितीय का जो 2 उत्तराधिकारी था, कौन कौन? अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। सब अंग्रेजों का पेंशनधारी बन गया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। सिलहट की दीवानी अंग्रेजों के द्वारा कब प्राप्त हो गया? 1765। सिलहट की दीवानी 1765 की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ियों क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजातियों के लोगों ने अपने नेता तिरन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तिरन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तिरन सिंह कहाँ का था? खासी जनजाति का नेता था तिरन सिंह। इसने किसका विरोध किया? अंग्रेजों का विरोध किया, वहाँ जो रोड बना रहा था। के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1722 ईस्वी तक 1772 ईस्वी तक 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था। के.एम. पनिक्कर ने क्या कहा? 1765 1772 के बीच कंपनी ने बंगाल में क्या किया था? डाकुओं का राज स्थापित कर दिया गया था। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। कौन था नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर? मुर्शिद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार? मुर्शिद कुली खान। हाँ, अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान था। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई। खलासी का युद्ध। देखिए, पहला अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्रभुत्व अगर मतलब अब धीरे धीरे प्रभुत्व हो रहा है
तो किसका होगा पहला? प्लासी का युद्ध, और पूर्ण रूप से किया बक्सर युद्ध। बक्सर के युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। 1757 में सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। प्लासी के किस युद्ध में? प्लासी के प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हाँ, ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? क्लाइव ये को रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव को कहा गया, ठीक ना। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का ये यहाँ हो गया क्या? पश्चिम बोलते हैं? बंगाल। पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? मीर कासिम। मीर जाफर। मीर कासिम सॉरी, मीर कासिम कासिम। ने किया मीर था। कासिम क्या था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध बक्सर बक्सर भारत का में युद्ध। प्रभुत्व का स्थापित किया था। बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की बक्सर की लड़ाई। बक्सर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर। बक्सर। बक्सर बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था बताइए? हाँ, ये दिल्ली था का शासक शाह आलम द्वितीय था। कब में युद्ध लड़ा था? बंगाल का नवाब कौन था बक्सर के युद्ध के? बंगाल का नाम मीर का बंगाल का सुजाउद्दौला। नवाब सुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब मीर जाफर न था। मीर जाफर था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर, जिस समय बक्सर का युद्ध था। हाँ सही बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? हाँ, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? प्रदान की थी दीवान। दीवानी प्रदान की थी, तो वही देखिए ऑप्शन में फर्रुख सिंह, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय से जवाब शाह होता आलम है। द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त किया था? शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट। मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा, मतलब किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार लिया गया? लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव के। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी प्राप्त कब कर दिया था? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 में। प्रथम 48 और 52वां बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। कब कर दिया था? 12 अगस्त 1765 में। देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? राजा खान को। रजा खान। रजा खान को। और बिहार का सिताब राय। सिताब राय को। यह 45वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में? हाँ, खासी जनजाति था वहीं खासी का। जनजाति के पास आए थे। यह IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? देखिए, 18वीं शताब्दी में सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। IAS 2005 में। डिटेल्स में पढ़िए एक बार। देखिए, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध कब होता है? 1749 में। और प्लासी का युद्ध 1757। 1757। वांडीवास 1760, 1760। बक्सर 1764। अब देखिए, अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में होता है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के किनारे दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों को गवर्नर नियुक्त किया था तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिलों में भी फ्रांसीसी को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद की तैनाती कर दी। अब देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। किसके बीच होता है? अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के मध्य होता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रित हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों की सेनाओं के लिए 24 प्रांगणों के जमींदारों से पुरस्कृत किया गया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट की। और देखिए, वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटी डी लाली ने किया।
फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ने किया था। काउंट डी लाली। अब देखिए बक्सर के युद्ध कब होता है? 1764 में। 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेजी विजय रहा। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। बक्सर के युद्ध में ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। बताइए क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। अच्छा वो काउंट लाली। काउंट लाली। वांडीवास में काउंट लाली ने था। जी जी। काउंट लाली था। वांडीवास के युद्ध 1760 में किसको हराया? अरे ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ठीक ना? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। अब देखिए 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध हुआ, गलत। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? सबसे ज्यादा मराठा ने सर्वाधिक, मतलब इसमें ऑप्शन है मराठा है, मुगल है, राजपूत है, सिख है, तो सबसे ज्यादा मराठा ने अंग्रेजों का विरोध किया। अब देखिए क्षेत्र राज पढ़ते हैं, पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्षेत्र राज में पंजाब एवं मैसूर पढ़ते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया सिंह के घर हुआ था। कब? 1780 में। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच होती है? अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह। कब होती है? 25 अप्रैल 1809 अमृतसर की संधि। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर क्या कर लिया? क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया 1798 ईस्वी में। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। वापस जाते समय उसका तोप क्या हो गया? चिनाब नदी में गिर गया। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। देखिए रणजीत सिंह ने क्या किया, उसको तोप को निकाला और अफगानिस्तान वापस भेज दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। वो देखिए राजा ये होता है। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। बताइए रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कब किया? 1799 को। और अपना राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को अधिकार किया, अपनी राजधानी को बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा को उपाधि दी। बताइए राजा रणजीत सिंह को राजा को उपाधि किसने दिया? जो कि अफगानिस्तान का शासक था और उसका तोप गिर गया था चिनाब नदी में, उसको निकलवा के रणजीत सिंह ने उसको भिजवा दिया। उस खुशी में रणजीत सिंह प्रसन्न होकर लाहौर पर अधिकार करने के लिए दे दिया और 1799 में अधिकार कर लिया और उसके बाद उसको वहाँ अपना राजधानी बना लिया और उसको राजा को उपाधि दिया। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ठीक है। और उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। भंगी मिसल? हाँ, एक कोई मिसल था, जिसे मिसल चकिया था ना, उसे भंगी मिसल से छीन लिया 1805 ईस्वी अमृतसर को। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह के। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब ईश्वर की इच्छा थी। रणजीत सिंह का योग्य शासक था। उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि सब धर्मों को एक निगाह से देखें, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। हो सकता है रणजीत सिंह एक ही आंखों से देख पाता था, इसीलिए ये बोला बात। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने दिया था? अफगान शासक अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खरक सिंह सिंहासन पर बैठा। रणजीत सिंह की मृत्यु कब होता है? 1839। उसके बाद शासन कौन होता है? खरक सिंह पुत्र।
इसे अफीम खाने की आदत थी। कि तो खरक सिंह सस्ता नशा करता इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चेत सिंह, अतर सिंह, लाना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गया। सब एक जगह जो लड़ने लगा, ये अफीम खाता था, मस्त रहता था, अपने आप में लड़ गया सब। अब देखिए चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलियांवाला का युद्ध कब लड़ा गया? 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सीखने को मिल रहा है ना। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। कौन? चिलियांवाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 को होता है, और इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना ने किसको किया था? गफ ने किया था। लॉर्ड गफ ने किया था। और तथा सिख सेना का शेर सिंह के नेतृत्व में सिख सेना कौन लड़ा था? शेर सिंह। चिलियांवाला का युद्ध, ठीक ना? चिलियांवाला का युद्ध। यह युद्ध और निर्णित समाप्त हुआ, मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1848 चिलियांवाला के युद्ध जब हो रहा था, पूछेगा तो उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी साहब। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1853। देखिए महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दिलीप सिंह। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। दिलीप सिंह ने कौन धर्म अपनाया? सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। रूस की यात्रा। दिलीप सिंह ने रूस की भी यात्रा की थी और सिख धर्म को छोड़ दिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया। दिलीप सिंह का दिलीप सिंह का निधन कहाँ हुआ था? अक्टूबर 1893 में पेरिस में, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में इसको जलाना आया। वहाँ लोग ईसाई लोग 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। द्वितीय जब पंजाब का विलय हो गया, एक हो गया ना। हाँ। दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, 1893 में उसका मृत्यु हुआ है। ठीक है, चलिए ना। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद, मतलब पंजाब जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब होता है? 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख जब युद्ध होता है ना, तो पंजाब जब ब्रिटिश में विलय हो गया, मतलब पंजाब ब्रिटिश में मिल गया और दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया। जाओ। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया? पंजाब पर अधिकार करने के लिए 3 लोगों के गठन किया, परिषद की, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल माउंसेल की सदस्य के रूप में नियुक्त किया। कौन कौन था इसमें? जो सर हेनरी लॉरेंस था, अध्यक्ष था। उसके बाद जॉन लॉरेंस था और चार्ल्स ग्रेनविल था। ये जो ना पंजाब पर अधिकार करने के लिए गया, ठीक ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर 1767-1769 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय होता है? हैदर अली विजय होता है। और अंग्रेजी गवर्नर वेयरलेस्ट था, ठीक ना। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ना, आंग्ल मैसूर, सॉरी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के समाप्त होता है? मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और इसमें जीतता कौन है? हैदर अली। अब देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान होती है। हैदर अली के ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई कौन मिलकर? मराठा और हैदर अली के निजाम ने जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। कर्नल बेली को क्या किया? अंग्रेजी सेना का कर्नल बेली को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेजों के जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो
पोल्लीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया और दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी किया जारी रखा, ठीक ना, तथा और अंततः मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। मंगलोर की संधि, हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके? मद्रास की संधि, द्वितीय मंगलोर की संधि। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया जी। इसके बेटा मतलब हैदर अली का बेटा जो था टीपू सुल्तान, वो अपना राजधानी कहाँ बनाया? श्रीरंगपट्टनम को बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का स्थापना कौन करता है? टीपू सुल्तान, और उसका सदस्य बना, उसका सदस्य बनता है। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्रदान करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किया। टीपू सुल्तान ने दूतावासों की भी स्थापना करता है। कहाँ कहाँ? ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, फ्रांस। अपना दूत मंडल भेजता है टीपू सुल्तान और क्या करता है? वहाँ दूतावास स्थापना करता है, ठीक ना, जैसे अभी एम्बेसडर जाता है ना भारत, उसी तरह। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 97, 1790 से 1792। इसमें इसका जीत हो जाती टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर का आवासन श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। मतलब तृतीय आंग्ल मैसूर का समाप्ति किससे होता है? श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर की समाप्ति मद्रास, दूसरा मंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान ने मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, अपना राजधानी जो बनाता है टीपू सुल्तान बनाया। हाँ, देखिए इस संधि में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर में टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब होता है? 1799 और टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक ना। इस लड़ते हुए मारे गए। इससे कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया और जो भी बचा ना उसको वेल्लोर में कैद कर लिया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान किया। जब इसने मैसूर को जीत लिया ना, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को किस उपाधि से इसको मार्क्विस की उपाधि दिया। मार्क्विस की उपाधि किसको मिला था? वेलेजली को मिला था। और कौन दिया था? आयरलैंड के लॉर्ड समाज। किस उपलक्ष्य में? मैसूर को जीतने के उपलक्ष्य में। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्डायार वंश के एक बालक कृष्ण राज को बिठा दिया। मैसूर की गद्दी पर अंग्रेज ने किसको बैठाया? अड्डायार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम पर को अपने राज में मिला लिया। अब देखिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू, हाँ, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण, बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया था, मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, ठीक, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजब खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासक बनी थी। बेगम समरू सरधना की शासक बनी थी। बेगम समरू सरधना की शासक बनी। और सरधना में इसने चर्च का निर्माण करवाया था। मेरठ के निकट चर्च का निर्माण करवाया था। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे दिल्ली, काबुल, मकराना और श्रीनगर रंजीत के काल में थे। रंजीत सिंह मिसल किस मिसल से थे? सुकरचकिया मिसल से थे। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था लाहौर। उसको दे दिया, कौन दिया था इसको? जमान शाह ने, अफगान शासक जमान शाह ने दिया। नाव गिर गया था, नाव नहीं गिरा था, तोप गिर गया तो पहुंचा दिया। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आली की स्थापना किया?
अदालत आला की स्थापना अल्लाह लाहौर में किया था। रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? हाँ, ये शाह शुजा से, अफगान शासक शाह शुजा से। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैंने सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ली? रंजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। रंजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह उसका पुत्र। सिख राज का अंतिम राजा बताइए? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये सही है। यही सही है। पेरिस में मृत्यु हुआ था, इंग्लैंड में इसको अंत्येष्टि करवाया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? 3 के परिषद का सदस्य नहीं था। इसमें से नहीं था। अच्छा। एच.एम. इलियट यही नहीं था। ये भी नहीं था। सन हेनरी लॉरेंस ये था। जॉन लॉरेंस ये था। रॉबर्ट मोंटगोमरी ये नहीं था। ये तो नहीं, मोगनी नहीं था। ए और डी नहीं था। चलिए। हाँ, ये दोनों नहीं था। सर एच.एम. इलियट नहीं था, रॉबर्ट मोंटगोमरी नहीं था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय होता है? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल। हैदर अली। हैदर अली ने। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली की पोर्ट नोवो को युद्ध में हराया? सर आयरकूट ने। हैदर अली को नहीं हराया था? आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना किया? टीपू सुल्तान ने दूतावास की स्थापना किया था। हाँ, तब टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? पोल्लीलूर में। कहाँ पर? पोल्लीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में मारे गए। अच्छा, ये बताइए, बेगम सुमरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधना में। बेगम सुमरू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? IAS 2003 में पूछा हुआ था। ऑप्शन में अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। नहीं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। अरे आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद किया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण में के लिए धन दिया। देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया मैसूर ने। ये सब सही है। गलत कौन है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि की प्रारंभ की। ये गलत है और यही आंसर सही है। IAS 2004 में पूछा हुआ। तो इस तरह से आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो टॉपिक होगा गवर्नर जनरल और वायसराय होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।